सो वंस अगेन मेरे प्यारे बच्चों, हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप फाइन। और हमारा ये जो एनसीईआरटी का लेक्चर सीरीज चल रहा है बच्चों, इसका हमारा सेकंड पार्ट आपके सामने आपकी खिदमत में ये रहा। तो बच्चों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो शुरुआत में कर रहा हूँ, जो लास्ट हमने पढ़ा था वो आपको याद है कि हमने पहला टॉपिक क्लियर कर लिया था। आज हम टॉपिक नंबर 2, जिसको आप देख पा रहे हैं कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ये क्या चीज है। मतलब एक थ्योरी है कि किस तरीके से जो दुनिया में लाइफ फॉर्म्स हैं, जो अलग अलग आपके पास क्या हैं, स्पीशीज। आप प्लांट्स लीजिए, एनिमल्स लीजिए, बैक्टीरिया, यहाँ तक के वायरसेस लीजिए। देखो, वायरसेस कनेक्टिंग लिंक होते हैं बच्चों। लिविंग और नॉन लिविंग को आपस में जोड़ने वाला अगर कोई है तो बच्चों वो वायरस होता है। कौन होता है? वायरस होता है। तो बच्चों एक अल्फाज याद रखिएगा, वो ये कि बच्चों जब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, तो यहाँ पर आपको एक थ्योरी बताई गई है कि किस तरीके से इवॉल्व। वही बात कि हमें ये तो नहीं पता कि कैसे हुआ, क्या हुआ, एक कंजंक्टेड स्टोरी है जो बनाई गई स्टोरी है। ठीक है, ये अल्फाज आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, कन्वेंशनल जो रिलीजियस लिटरेचर्स हैं, मतलब जब हम रिलीजन बेसिस पर हम बात करते हैं, जैसे, तो एक थ्योरी है जो मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूँ, स्पेशल क्रिएशन की। इसको देने वाले जो साइंटिस्ट तो नहीं बोलेंगे इनको, ये थे एक फादर सॉरस। फादर सॉरस आप जानते होंगे, क्रिश्चियनिटी में जो जैसे पंडित लोग जो होते हैं क्रिश्चियनिटी में, जो मुल्ला लोग होते हैं क्रिश्चियनिटी में, मौलवी लोग जो होते हैं, उनको आप फादर कहते हैं। जो इनका निकाह पढ़वाते हैं ना, शादी करवाते हैं, है ना। तो यहाँ पर शादी के नाम से देखो, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी है बच्चों, इसके हिसाब से तीन बड़े पॉइंट्स आपको दिखेंगे। तीन मेन कोनोटेशंस हैं जो मतलब मानी गई बातें हैं। उसमें पहला ये है कि बच्चों, कि ऑल लिविंग बींग्स, कि जो भी लिविंग बींग्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पीशीज या उनके टाइप्स, मतलब सब स्पीशीज भी होती है, स्पीशीज की भी सब स्पीशीज होती है। ठीक है, सब जीनस होते हैं, सब फैमिलीज होती हैं। तो बच्चों, जो भी हम आज देख रहे हैं, इनके हिसाब से एज इट इज क्रिएटेड थी। दूसरा ये था कि बच्चों जो डाइवर्सिटी है दुनिया में, वो भी सेम है जब से क्रिएशन हुआ है। ठीक है, और ये सेम रहेगी फ्यूचर में, ये भी इन्होंने कह दिया। और तीसरा बच्चों जो सबसे मेन था कि अर्थ जो है 4000 साल पुराना है सिर्फ। इसने सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब किया। अच्छा, सिर्फ 4000 साल पुराना है? 4000 साल पुराना है सिर्फ? हाँ, बस इतना नया? बस 4000 साल पुराना है, बस इतना नया, है ना। तो ये यहाँ पर ये सारे आइडियाज को चैलेंज किया गया, स्ट्रांगली चैलेंज किया गया 19th सेंचुरी में। मतलब 1900 से लेकर 2000 के बीच की बात हो रही है, 19th सेंचुरी। हाँ, या 1900 से पहले की बात हो रही है? आपको याद होगा जो 1800 से 1900 के बीच होता है, ये आपका 19th सेंचुरी है। तो 19th सेंचुरी में एक साहब आए, उनका नाम आपको मिलेगा चार्ल्स डार्विन। उनका नाम था चार्ल्स डार्विन, और वो एक समुद्री सफर पर बच्चों निकलते हैं अपनी बोट लेकर। बच्चों के नाम भी पूछा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स डार्विन के उस जमाने के हैं। चार्ल्स डार्विन ने बच्चों की थ्योरी दी थी, उसका नाम था, क्या नाम था बच्चों? नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन ये उसी जमाने की है जब मेंडल भाई साहब जो थे वो अपना बेचारे मटर पे काम कर रहे थे। मटर ले लो, मटर ले लो, जेनेटिक्स वाला मटर ले लो। लोगों ने कहा हम नहीं लेंगे भैया। आपकी जो छोटी मूवी है उसके सामने एक सुपरस्टार की मूवी आई है, जिनका नाम है, क्या नाम है? चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी उस वक्त ज्यादा पकड़ में आई थी, ज्यादा मतलब पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था। पढ़ेंगे वो बाद में क्यों। तो चार्ल्स डार्विन ने कंक्लूड किया जो एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स हैं, वो सिमिलैरिटी तो शेयर करती हैं, वेरिंग डिग्री, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब वेरिंग डिग्री का मतलब होता है सिमिलैरिटी है। हम में और कुत्ते में या बिल्ली में या शेर में सिमिलैरिटीज हैं, वही आंख, नाक, कान, हाथ, पैर। लेकिन क्या है? वेरिंग डिग्रीज। हमारे हाथ जैसे हैं वो शेर या बैल या भैंस या गाय के नहीं जैसे हैं। वेरिंग डिग्री है लेकिन सिमिलैरिटी है, हाथ हैं, पैर हैं, लेकिन वैसे नहीं है। वेरिंग डिग्री का मतलब होता है बच्चों, ठीक है, याद रखना, not only among themselves but also with the life form that existed millions of year ago। मतलब जो millions of year की बात करेंगे ना, जो सबसे पहले तो हम एक ही चीज आती है दिमाग में, एक जमाने पहले डायनासोर्स होते थे, है ना। तो उनकी भी अगर हम बात करें, वही उनके पास भी मुंह था, आंखें थी, नाक थी, कान था, लेकिन वो हमसे सिमिलैरिटी तो है, हाथ पैर आंख नाक कान है, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट है।
वैरिंग डिग्री, वैरी मतलब होता है चेंज, वैरिंग डिग्री के थे, ये अल्फाज याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, मैनी सच लाइफ फॉर्म, वही बात हो रही है कि डू नॉट एग्जिस्ट एनीमोर, है ना। अच्छा, ऊपर फादर सॉरस ने क्या कहा था, जो वैरायटी है वो ऐसी ही रहेगी और हमेशा रहेगी। लो भैया, डायनासोर कहाँ गए फिर अगर वो थे, है ना, हड्डियां मिली हैं उनकी। तो बच्चों ये चीज गलत हो गई, और देयर हैड बीन एक्सटिंक्शन का मतलब हुआ, मतलब वो दुनिया से गायब होते गए, डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इन ईयर्स गॉन। मतलब पिछले कई बीते सालों में, कई मिलियन सालों में बहुत सारी स्पीशीज बच्चों दुनिया में आई और खत्म हो गई दुनिया में वक्त के साथ साथ, जैसे अब भी हो रही बहुत सारी स्पीशीज। क्या आप लोग नाम बता सकते हैं? मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि बच्चों कुछ नाम बता सकते हैं कि जो स्पीशीज इस वक्त ऑलमोस्ट खत्म होने के कागार पर है, उनको आप क्या बोलते हैं? एंडेंजर्ड स्पीशीज, इन डेंजर, खतरे में है, दुनिया से गायब होने वाली हैं। वल्चर्स दुनिया से गायब होने वाली हैं। आपके पास जो राइनो है, वन हॉर्न राइनो, गायब होने वाला है। एशियाटिक लायन, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं बच्चों जो गायब होने वाले हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में आ गए हैं। ठीक है, तो वक्त के साथ साथ कुछ स्पीशीज दुनिया से खत्म होती जाएंगी और न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ एट डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री जो होगा वो बनती जा रही है अर्थ पर। नई नई लाइफ, आपको नए नए बैक्टीरिया और वायरसेस के बारे में आप लोग पढ़ते हैं और पढ़ाया जाएगा आगे। क्या बोल रहे हैं? देयर हैज बीन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ग्रेजुअल मतलब होता है बच्चों स्लो। ये नहीं अचानक से हम कल उठे तो कल हम क्या देखेंगे, डायनासोर एक ही दिन में खत्म हो गए, ना ना ना। वही बात जैसे आज के जमाने में वल्चर अचानक से खत्म नहीं हो रहा है, हल्के हल्के बच्चों खत्म हो रहे हैं, ग्रेजुअल। तो जो इवोल्यूशन है बच्चों, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, जो इवोल्यूशन है, जो बदलाव है, ये भी कैसा है? ग्रेजुअल। ओके, ग्रेजुअल चेंज आ रहा है। ओके, ये अल्फाज आपको मालूम होना चाहिए। एनी पॉपुलेशन हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या मतलब हुआ कि कोई भी पॉपुलेशन हो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशंस होते हैं। हम इंसान की ही बात करें, हमारे इंसानों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों, उसमें भी वेरिएशन है। क्या वेरिएशन है सर? किसी की आंखें काले कलर की रहती है, किसी की आंखें ग्रे कलर की रहती है, ग्रीन कलर की रहती है बच्चों, किसी की स्किन की अगर हम बात करें कलर की, या हम बात करें हाइट की, हम बात करें आवाज की मेरी जैसी, तो बच्चों डिफरेंट डिफरेंट आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स में भी वेरिएशंस दिखाई देते हैं। आवाज है लेकिन आवाज में भी वेरिएशन है। मैं जैसे बोल रहा हूँ आप नहीं बोलते वैसे, आप जैसे बोलते हैं मैं नहीं बोलता वैसे, है ना। तो वेरिएशंस है इन चीजों में, वेरिएशंस। और वेरिएशन आगे आगे पढ़ेंगे क्यों जरूरी होते हैं। दोज कैरेक्टरिस्टिक्स विच इनेबल, बच्चों ये इनेबल करते हैं किसको? सम टू सरवाइव, दुनिया में जिंदा रहने के लिए ये वेरिएशन जरूरी होते हैं। अभी आगे आएगा, थोड़ा सा वेट करिए। बेटर इन दी नेचुरल कंडीशन, तो नेचुरल कंडीशन जो है आपका क्लाइमेट कैसा है। अब जैसे क्लाइमेट की बात करें तो बच्चों बर्फीला क्लाइमेट है, बर्फीले क्लाइमेट में क्या आपका ऊंट रह सकता है? रेगिस्तान में आपका पोलर बेयर रह सकता है? नहीं ना। तो बच्चों उनकी बॉडी में वेरिएशंस रहते हैं। अच्छा, क्लाइमेट के लिए, फूड के लिए, अब जो बंदा जो फूड है वो खाना जो है उसको पानी से मिलता है, तो क्या वो जमीन पर आना पसंद करेगा? मछली की जैसे हम बात करें, हाँ, फूड की बात। या फिर फिजिकल फैक्टर्स, कि कुछ लोग होते हैं, वही बात कि कुछ लोग पानी में रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग पेड़ पर रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग मिट्टी में गड्ढा कर कर रहना पसंद करते हैं, है ना। तो फिजिकल फैक्टर्स की बात हो गई। वुड आउटब्रीड, उनको पीछे छोड़ देंगे जो लोग इस एनवायरनमेंट में लेस एंडोर्ड, लेस फेवर होंगे। मतलब ये लोग, अगर मान लो वही बात है कि एक बर्फीली इलाका है, वहां दो जानवर पाए जाते हैं। एक जानवर को वो जो एरिया है वो बहुत ज्यादा सूट कर रहा है। हम ही अगर हम बात करें, हम कहीं मान लो कोई नए हिल स्टेशन पर जाते हैं तो कभी कभार हमारी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन जो वो लोग वहां रह रहे हैं वो उनकी तबीयत क्यों खराब नहीं होती? पहाड़ों पर जाइए आप, पहाड़ों पर क्या होता है, हमें प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है या कभी कुछ हो रहा है, तो उससे क्या होता है बताइए? उससे क्या होता है? उससे हमारी बॉडी में जो बदलाव है, जो चेंजेस है ना, जो हम नीचे प्लेन्स पर रह रहे हैं, हम पहाड़ पर जाते हैं तो मुश्किल हो जाती है हमें, है ना। लेकिन वहां जो लोग रह रहे हैं वो उस चीज के लिए क्या है, वो सर्वाइव करते हैं, वो उस चीज के लिए फेवर करते हैं, उस चीज के लिए बने हैं, हम नहीं बने। होता है ऐसा, जैसे कश्मीर के लोग होते हैं, अगर वो नीचे प्लेन्स में आते हैं, अलीगढ़ आते हैं या और कहीं जगह आते हैं नीचे, तो उनको दिक्कत होती है। अच्छा, ये अल्फाज आपको मालूम होना चाहिए। तो सरवाइव करने की जब हम बात करते हैं, वैसा नहीं है कि सरवाइव नहीं कर पाते, थोड़ा टाइम लगता है उनको यहाँ पर क्या होने में, मैच करने में, कोप अप करने में, ठीक है, ढलने में अपने आप को नेचुरल कंडीशंस। अनदर वर्ड यूज इज फिटनेस। बच्चों ये फिटनेस का जो वर्ड था, ये जो फिटनेस का वर्ड है, ये दिया था हमें चार्ल्स डार्विन ने।
और जो डार्विन ने फिटनेस बताई थी इंडिविजुअल की पॉपुलेशन में, वो फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन क्या थी? अल्टीमेटली और ओनली क्या है बच्चों? रिप्रोडक्टिव फिटनेस है। क्या है बच्चों? रिप्रोडक्टिव फिटनेस है। तो उन्होंने क्या कहा? जो बेटर फिट होंगे एनवायरनमेंट के अंदर, वो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे दूसरों से। और यहां तक कि जब बच्चे ज्यादा होंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी सरवाइव करने की भी ज्यादा होगी, और नेचर उनको सेलेक्ट करेगा कि जिनके नंबर ज्यादा दिखेंगे। इसी को उन्होंने बोला नेचुरल सिलेक्शन, और यही बच्चों इनकी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी है कि जो रिप्रोडक्टिवली फिट होगा, जो बच्चों रिप्रोडक्टिवली फिट होगा, वही दुनिया में रहने लायक है, और कोई दुनिया में रहने लायक नहीं है। इसका मतलब दुनिया में जितने भी जानवर या इंसान दिख रहे हैं आपको, वो रिप्रोडक्टिवली फिट हैं, वो इस दुनिया में रहने लायक हैं। पोलर बियर अगर खत्म हो रहा है हल्के हल्के, तो वो इस दुनिया में रहने लायक अब नहीं बचा है, बिकॉज जो उनका एनवायरनमेंट था, जो बर्फ थी, आपको मालूम होगा, वो हल्के हल्के पिघल रही है बच्चों। तो क्या वो रहने लायक बचेगी उसके लिए वो जगह? तो क्या वो सरवाइव करेगा? नहीं कर सकता। इसीलिए कंजर्वेशन वर्ड आता है कि आप बचाइए। अगर आपने इनका घर नहीं बचाया तो ये उजड़ जाएंगे। अगर आपने पेड़ काटा तो क्या होगा बच्चों? अगर आपने पेड़ काटा तो क्या होगा? चिड़ियों का घर बेघर हो जाएगा। वो कहाँ जाएंगी बताओ? तारों पर थोड़ी ना सोएंगी रात में। वही बात आ गई। ठीक है, इसको मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन भी कहते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन जो है, इसके जरिए, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के जरिए जो नेचर सेलेक्ट करता है फिटेस्ट लोगों को, ये एक तरीके का इवोल्यूशन भी है। क्यों? कमजोर लोग दुनिया से खत्म होते जा रहे हैं, और जो इवॉल्व कर रहे हैं वही दुनिया में रहेंगे। एक और भाई साहब आते हैं, उनका नाम है एल्फ्रेड वॉलेस, और ये एक नेचुरलिस्ट है। मतलब जो नेचर को पढ़ते हैं उनको बच्चों नेचुरलिस्ट कहते हैं। जो फिजिक्स वाले होते हैं वो फिजिसिस्ट होते हैं, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट होते हैं, बायोलॉजी वाले बायोलॉजिस्ट होते हैं, जूलॉजिस्ट होते हैं, बॉटनिस्ट होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं। ऐसे ही आपके होते हैं नेचुरलिस्ट। तो ये मले अर्चिपेलागो नाम का ये आपका एक आइलैंड है। यहाँ पर आपने क्या देखा? एल्फ्रेड वॉलेस ने सिमिलर कंक्लूजन देखा सेम टाइम पर कि भाई जो रिप्रोडक्टिवली फिट होते हैं वो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, नेचर उनको ज्यादा सेलेक्ट करेगा। किसके रेस्पेक्ट में? जो रिप्रोडक्टिवली थोड़ा अनफिट है, कम फिट है। ठीक है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अपेरेंटली क्या देखा जाता है? न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं, और जो एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स होती है वो सिमिलैरिटी भी शो करती है, कुछ शेयर करती है कॉमन एंसेस्टर्स। तो दुनिया में जितनी भी एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म है वो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं बच्चों एक दूसरे से आकर मिलते हैं। वो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे आगे बच्चों। हमें याद होना चाहिए कि हाउएवर जो जो एंसेस्टर्स होते हैं, दीज एंसेस्टर्स आर प्रेजेंट। ये जो एंसेस्टर्स थे डिफरेंट डिफरेंट जानवरों के, हमारे और जानवरों के या प्लांट्स के, डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में थे। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ अर्थ के। अब अलग अलग पीरियड्स होते हैं बच्चों, जैसे डेवोनियन पीरियड अभी आगे नाम आएगा एक, जिसमें फिशेस बहुत ज्यादा निकली। इसके अलावा आप लोगों ने एक नाम सुना होगा जुरासिक पीरियड। ठीक है, क्रिटेशियस आएगा। बहुत सारे अलग अलग पीरियड्स आएंगे जिसमें आपको अलग अलग जानवरों के दबदबे का, डोमिनेंस का आपको एक वक्त दिखाई देगा। ठीक है, इसमें डिफरेंट अर्थ के जो टाइम पीरियड्स हैं उसको हमने इपोच पीरियड्स और इराज में बांट दिया है। इरा एक दौर, एक जमाना, कुछ सदियां। ठीक है, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। और क्या कह रहे हैं कि जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, दुनिया के बनने की हिस्ट्री है, ये क्लोजली किससे रिलेट करती है? बायोलॉजिकल हिस्ट्री से भी। मतलब जो दुनिया बनी, साथ साथ दुनिया में जो स्पीशीज बनी बच्चों, दोनों चीजें आपस में कोरिलेट होती हैं। और क्या रहेगा कि एक कॉमन परमिसिबल कंक्लूजन ये है कि दैट अर्थ इज वेरी ओल्ड। वही तीसरा पॉइंट यहाँ गलत प्रूफ होता है कि बहुत जमाने से ये कहानी चली आ रही है, ये आज की कहानी नहीं है। ये आज की कहानी बच्चों नहीं है। अल्फाज याद रहेगा, नॉट थाउजेंड्स ऑफ ईयर which was thought earlier but billions of year old। बच्चों हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं 4.5 बिलियन ईयर अगो की बात है ये सब, है ना। लेकिन ये भी एक सिर्फ तुक्का है, ऐसा एग्जैक्टली हुआ होगा ये नहीं मालूम अभी भी। ठीक है, आगे फिर कह रहे हैं कि भैया चलो इतनी एवोल्यूशन की आप बात कर रहे हैं, आपकी चलिए मान लेते हैं। अब आप मानिए, मैं बोलूं हमारी किसी की बहस हो रही होती है तो हम कहते हैं चलिए मैं आपकी बात मान लूंगा, आप मुझे कोई प्रूफ दे दो। होता है कि नहीं होता है? कि आप मुझे एक प्रूफ दे दो, मैं उसके बारे में मान लूंगा जो आप कह रहे हो, है ना। तो यहाँ पर भी वही बात आई। जो अगली हेडिंग आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों, वो है आपकी क्या? एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। कि भैया क्या एविडेंस है, सबूत दीजिए भैया इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट लोग। इवोल्यूशन को पढ़ने वाले कौन होते हैं? इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट लोग। ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि एविडेंस जो है इवोल्यूशन का वो हमें मिला है।
सबसे पहला इवोल्यूशन हमें खुद अर्थ ने दिया है, दुनिया में हमारी अर्थ ने, मिट्टी ने दिया है, और अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग टुकड़ों से दिया है, अर्थ के अलग अलग क्वार्टर्स से मिला है, अलग अलग हिस्सों से मिला है। इसमें सबसे पहली चीज आती है फॉसिल्स, और फॉसिल्स की जो बच्चों स्टडी होती है उसको आप बोलते हैं पैलिएंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? पैलिएंटोलॉजी। अच्छा बच्चों, ये जो फॉसिल्स की स्टडी है इसमें जो हार्ड पार्ट्स जैसे बोन्स होती हैं, ठीक है, या टीथ होते हैं, या कुछ और पार्ट्स होते हैं जो हार्ड नेचर के होते हैं, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग चीजें होती हैं, तो हार्ड पार्ट के जो रिमेन्स पाए जाते हैं हमारे रॉक्स में, इनको आप फॉसिल्स कहते हैं। अच्छा, रॉक्स में ही क्यों? आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, जब रॉक टूटता है तो इससे मिट्टी तैयार होती है, रॉक में फॉस्फेट्स होते हैं, और हमारे मिट्टी को बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो कौन है? हमारा फॉस्फेट होता है, ठीक है, याद रहना चाहिए आपको। तो फॉस्फेट्स रॉक से बनते हैं, और रॉक जब तैयार होते हैं, जो रॉक टूटते हैं, तो बच्चों मिट्टी तैयार होती है, और मिट्टी की अलग अलग लेयर्स तैयार होती है। जैसे मैं आपके सामने कुछ लेयर्स बना रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से, 2 लेयर, ये आपकी तीसरी लेयर हो गई बच्चों, ये आपकी हो गई चौथी लेयर, ये आपकी हो गई पांचवी लेयर, ठीक है, ये आपकी हो गई छठी लेयर। द छठी लेयर पर फटी, पांचवी, चौथी, पांचवी, ऐसे करके। तो ये आपके पास डिफरेंट लेयर्स हैं। मैं बोलूं सबसे पुरानी लेयर कौन सी होगी, तो आप बोलेंगे सर सबसे नीचे वाली, नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर 3, 4, 5, 6। तो अगर मैं मिट्टी के नीचे जाऊं, जमीन में जाऊं नीचे, तो बताओ सबसे पुराना जमाना मैं कौन से लेयर में देखूंगा? आप बोलेंगे सर 1 में देखेंगे, सही बात है। तो उस जमाने में अगर उस मिट्टी में कोई मिलेगा मुझे हार्ड पार्ट, तो वो उस जमाने की बात बताएगा मुझे। यही तो करते हैं पैलियोंटोलॉजिस्ट, जो ये पढ़ते हैं, आपको सुनने में आता है कि डायनासोर की हड्डी मिली 10,000 साल पुरानी, वो कैसे होता है वो भी बताएंगे अभी। तो आप याद रखना है, जो सेडिमेंट्स होते हैं, सेडिमेंट का मतलब होता है बच्चों लेयर्स, एक ये 6 सेडिमेंट बनाए मैंने आपके सामने। इनका जो क्रॉस सेक्शन होता है अर्थ क्रस्ट का, अगर हम अर्थ में नीचे जाएं, क्रॉस सेक्शन करें इसका, वो इंडिकेट करता है अरेंजमेंट का सेडिमेंट के ओवर वन अनदर ड्यूरिंग लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ। लॉन्ग हिस्ट्री मतलब बिलियंस ऑफ ईयर में होता है, ये अचानक से नहीं होता है कि सर हमने तो नहीं देखा। बिलियंस ऑफ ईयर में होता है बच्चों, हम कैसे देख लेंगे 50, 60, 70 साल की उम्र में, ठीक है। तो डिफरेंट एज रॉक्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बस सेडिमेंट करते हैं, और इसमें बच्चों डिफरेंट डिफरेंट फॉसिल्स पाए जाते हैं डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के, जो उस जमाने में कभी मरे होंगे। जैसे कुत्ता बिल्ली है, ये कभी मर गया तो मिट्टी में दफन हो गया, खुद ब खुद मिट्टी इसके ऊपर आ गई, लेयर्स बनती हैं हल्के हल्के। कुछ हम जानवर देखते हैं मरे हुए, कुछ भाई छुप कर भी मरते हैं, कुछ जंगल में मर गए, कभी पकड़े ही नहीं गए, कभी पता ही नहीं लगा वो कहाँ गए, वो मिट्टी में खुद ही समा जाते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर सेडिमेंट, तो कोई मरा होगा लेयर 1 में, कोई 2 में, कोई 3 में, 4, 5, 6। अब इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जो होंगे, जो पैलियोंटोलॉजिस्ट होंगे, वो इन लेयर की स्टडी करेंगे, उनको अलग अलग यहाँ पर फॉसिल्स मिलेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसमें बात आती है कि क्या सम अपीयर सिमिलर टू मॉडर्न वाले ऑर्गेनिज्म, और अगर हम फिगर 6.2 की बात करें तो यहाँ पर बच्चों एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, डायनासोर्स की बात की गई है। किसकी? ये डायनासोर्स की बात की गई है। मतलब अगर हम सबसे पुराने जमाने से बात करें, तो सबसे पुराने जमाने से दुनिया में थे कौन? ब्रैकियोसॉरस, ब्रैकियोसॉरस और स्टीगोसॉरस, ठीक है, ये दोनों लैंड ड्वेलिंग थे, जमीन पर चलने वाले, कॉमन एंसेस्टर से निकले होंगे ये। और बच्चों इनमें ही आपका एक आता है आर्कियोप्टेरिक्स। बच्चों ये आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स कनेक्टिंग लिंक होता है किसके बीच? बर्ड्स और रेप्टाइल्स। इसकी बॉडी पर फेदर भी थे, विंग्स भी थे, और ये क्या करता था, इसके दांत भी थे, और ये अंडा देता था हार्ड कैल्सिफाइड। रेप्टाइलियन, रेप्टाइल वाला फीचर भी था बच्चों इसमें, बर्ड वाला फीचर भी था आर्कियोप्टेरिक्स। और माना जाता है आर्कियोप्टेरिक्स से इवॉल्व हुए हमारे कौन? क्रोकोडाइल्स। फिर ये आपका टिरानोडॉन, टिरानोडॉन से हमारे टायरेनोसॉरस और ट्राइसेराटॉप्स। बच्चों इसमें जो आता है क्रोकोडिलियन फैमिली में हमारे पास क्रोकोडाइल और एलिगेटर तो आज दुनिया में हैं, लिजर्ड्स हैं हमारे पास, लेकिन ये सब जो दिखाई दे रहे हैं आपको अब तो नहीं दिखाई देते। आर्कियोप्टेरिक्स तो फॉसिल ही था, ये भी फॉसिल है, ये भी फॉसिल है, ये मिले खाली फॉसिल्स, ये सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं बच्चों। आगे पढ़ेंगे क्यों एक्सटिंक्ट हुए थे, ये भी आपको आगे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, तो बच्चों आगे जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो ये है कि जो स्टडी होती है फॉसिल्स की, जो डिफरेंट सेडिमेंट लेयर्स में पाए जाते हैं, वो क्या इंडिकेट करता है? जियोलॉजिकल पीरियड, कि वो किस जमाने में एग्जिस्ट करते थे। और स्टडी क्या शो करती है कि जो लाइफ फॉर्म थी वो वेरी कर रही थी ओवर टाइम टू टाइम। सर्टेन लाइफ फॉर्म्स जो थी वो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही दिखाई दी दुनिया में,
उसके बाद वो खत्म हो गई। जैसे हम डायनासोर्स की बात करते हैं, उड़ने वाले हमारे रेप्टाइल्स की बात करते हैं, ये एक जमाने तक थे और अब उसके बाद नहीं आए, ठीक है। हेंस जो न्यू लाइफ फॉर्म थी of life have arisen at different times in the history of earth। मतलब जो नई लाइफ है वो अलग अलग टाइम पर बनी। जो फादर सॉरस कह रहे थे ना कि सारी लाइफ एक ही टाइम बन गई, सब ऐसी ही रहेगी, सेम रहेगी, ये लोगों ने जब फॉसिल्स की स्टडी करी तो पता लगा कुछ ऐसे थे जो दुनिया में थे खत्म हो गए, कुछ ऐसे हैं जो अब हैं वो खत्म होने वाले हैं, कुछ आगे खत्म होंगे। तो वक्त के साथ साथ जो लाइफ फॉर्म्स हैं बच्चों, नई नई लाइफ फॉर्म्स बनती हैं और पुरानी लाइफ फॉर्म्स खत्म होती जाती हैं। हम क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। अब कहाँ से देख पाओगे 60 70 80 साल में, है ना? लेकिन इवोल्यूशन हो रहा है आगे, अभी और एविडेंसेस आएंगे बच्चों। इसमें बच्चों एक और चीज ये आती है कि क्या, कि इनको आप बोलते हैं पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। कह रहे हैं कि क्या आप रिमेंबर कर सकते हो कि किस तरीके से एज निकालते हैं किसी भी फॉसिल की? तो बच्चों इसका आंसर है कार्बन डेटिंग। क्या है? कार्बन डेटिंग से आप क्या निकालते हो? किसी भी फॉसिल की एज निकालते हो रेडियो एक्टिव कार्बन 14 का इस्तेमाल करके। उसकी हाफ लाइफ से पता लगाते हैं कि हाफ लाइफ मतलब जो कंसंट्रेशन है कितने टाइम बाद आधी रह जाएगी, कुछ कई हजार साल होते हैं, उस हिसाब से पता लगाया जाता है। मैं इसमें नहीं जा रहा डीप में, क्योंकि आप लोग ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में हाफ लाइफ निकालना है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वहां पढ़ते हैं हम, ठीक है ये। अब बात आती है, ये तो हो गए पैलियोंटोलॉजिकल फॉसिल्स के हिसाब से। दूसरा आता है बच्चों क्या, एम्ब्रियोलॉजिकल। और एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी जो है, इसको बच्चों हमें दिया था अर्नस्ट हैकेल ने। किसने? अर्नस्ट हैकेल ने। अर्नस्ट मेयर नहीं, अर्नस्ट मेयर वो थे जिन्होंने स्पीशीज की परिभाषा दी थी। बच्चों इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, स्टेजेस होती हैं कुछ वर्टिब्रेट्स में कॉमन, जो ऑल वर्टिब्रेट्स में वो चीज एब्सेंट थी। क्या? एडल्ट में। मतलब एम्ब्रियो की जो स्टेज है, बहुत सारे कुछ फीचर्स होते हैं जो एम्ब्रियो के मैच करते हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियो के जो मैच करते हैं फीचर्स, वो एडल्ट में नहीं थे। इन्होंने क्या चीज देखी ऐसी स्पेशल? तो बच्चों वो आप भी देख लीजिए। इन्होंने क्या देखा जब ये स्टडी कर रहे थे एम्ब्रियोज की, तो इन्होंने क्या देखा ह्यूमन के साथ साथ, कि एक वेस्टिजियल गिल स्लिट्स देखने को मिलती है इनको हेड वाले रीजन में, बिहाइंड दी हेड, सर के पीछे वाले रीजन में। सर नहीं, सर के पीछे वाले रीजन में आपको क्या देखने मिलेगा बच्चों? तो आपको देखने को मिलेगा कि ये चीज सिर्फ फिश में तो फंक्शनल थी, लेकिन किसी और में फंक्शनल नहीं थी, है ना? ये चीज बात आई। लेकिन ये जो इन्होंने कहा ना कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट के भाई शुरुआत जो है वो सबकी सेम हो रही है, एक तरीके से इन्होंने एक कॉमन एंसेस्टर की बात कर ली। लेकिन ये नहीं बता पाए कि बताओ अगर ऐसा है तो फिर ये डिफरेंट डिफरेंट कैसे हो गए, कि इंसान के अंदर ये चीज काम नहीं कर रही है, खाली मछली के अंदर क्यों कर रही है ना? ये मछली के अंदर ही क्यों कर रही है, इंसान में क्यों नहीं कर रही, या किसी और जानवर में क्यों नहीं कर रही? तो इसको गलत प्रूव किया इनके पड़ोसी ने, डिस्प्रूव किया कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने। और उन्होंने क्या देखा, जो एम्ब्रियोज होते हैं वो एडल्ट वाली स्टेज में तो पास होती नहीं है किसी और की, कि भाई अगर ये गिल स्लिट्स खाली फिशेस में है, तो गिल स्लिट्स तो बाकी लोगों में भी थे, तो उनको भी फिशेस बन जाना चाहिए था, है ना? तो ये चीज को वो प्रूव नहीं कर पाए। कौन? अर्न्स्ट हैकेल। अर्न्स्ट वॉन बेयर ने कहा आपकी स्टोरी गलत है, घर जाओ, ठीक है। तो ये गलत हो गए। इसके बाद बच्चों जो आते हैं वो आते हैं हमारे भाई साहब, उनका नाम है, उनका नाम तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। एनाटॉमी मतलब अगर ये इंसान है हमारा, तो इंसान के अंदर वाले पार्ट्स की स्टडी करते हैं तो एनाटॉमी होती है, और बाहर हेड, ये सब चीजों की बात करते हैं तो मॉर्फोलॉजी होती है बच्चों। तो हमने एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी जब करी तो इसमें भी हमने कुछ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देखे ऑर्गेनिजम्स के बीच, जो आज हैं या फिर जो आज से पहले थे, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। क्या क्या देखा, चलिए हम भी देखते हैं। तो बच्चों जो सिमिलैरिटीज थी उनको हमने इंटरप्रेट किया, लिखा, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें किस चीज को, कि क्या ये कॉमन एंसेस्टर से बने हैं या नहीं बने हैं। ठीक है, कॉमन एंसेस्टर से बनते हैं तो उन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, डिफरेंट एंसेस्टर से बने हैं तो उन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं बच्चों, ये चीज आपसे पूछी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो वेल होती है हमारी, वेल मछली नहीं है, वेल मैमल है, ठीक है। या जो बैट है हमारा, जो चीता है हमारा, चीते, जो ह्यूमंस हैं हमारे, ये सब मैमल्स है कि नहीं? ये मैमल्स, जो मैमल्स होते हैं बच्चों, ये क्या शो करते हैं, ये सिमिलैरिटी शो करते हैं। क्या शो करते हैं? सिमिलैरिटी शो करते हैं। किसमें? पैटर्न्स ऑफ बोन्स। अब बोन्स की अगर हम बात करें तो बोन्स कौन सी बोन्स बच्चों? फोर लिम्स वाली बोन।
कौन सी? फोर लिम्ब मतलब हाथ की हड्डियां। अब हाथ की हड्डियां जो होती हैं, क्या देखा जाएगा इसमें कि जो फोर लिम्स है बच्चों, ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं अलग अलग जानवरों में, मतलब व्हेल में, बैट में, चीता में, ह्यूमन में। लेकिन जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं, वो सब सेम है। वही सब में ह्यूमरस, जो ऊपर वाली हाथ की हड्डी होती है ना, ये वाली हड्डी, इसको आप ह्यूमरस कहते हैं। वही ह्यूमरस, फिर हमारे जो कलाई होती है उससे ऊपर दो हड्डियां होती हैं, रेडियस होता है, अल्ना होता है, ये ह्यूमरस होती है। फिर कार्पल्स आते हैं, फिर मेटाकार्पस आते हैं, फिर फेलेंजेस आते हैं। ठीक है, इस तरीके से हड्डियां होती हैं। तो क्या देखा, बनावट तो सेम है। बनावट कैसी है, स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कैसे हैं, सेम है, लेकिन फंक्शन अलग है। अगर स्ट्रक्चर सेम है तो बनावट अगर सेम है तो बनाने वाला भी क्या होगा, सेम होगा। कोई एंसेस्टर भी सेम होगा। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं बात करता हूं आपसे मिट्टी की, मिट्टी से हमारा ब्रिक भी बनता है, जो दीवार बनती है हमारी उससे। और मिट्टी से हमारे और बर्तन भी बनते हैं। मिट्टी से हम और भी काम बहुत सारे करते हैं, है ना। मिट्टी हमारे घर में कंस्ट्रक्शन में भी यूज होती है ना। तो अलग अलग फंक्शंस हो रहे हैं, लेकिन है तो मिट्टी ही ना, है तो कॉमन एंसेस्टर्स। मतलब सब चीजें मिट्टी से हैं, हम भी मिट्टी से हैं अगर हम देखा जाए। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो मिट्टी है वो एक कॉमन एंसेस्टर है बहुत सारी चीजों का। तो कॉमन एंसेस्टर, लेकिन स्ट्रक्चर सेम और फंक्शन क्या है बच्चों, अलग। स्ट्रक्चर सेम, फंक्शन अलग, इसको आप बोलते हैं होमोलॉजी या होमोलोगस। स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, होमोलोगस। अच्छा, स्ट्रक्चर सेम, सेम स्ट्रक्चर जैसे गोल, लेकिन फंक्शन क्या है बच्चों, अलग 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 अलग। हाँ, तो डाइवर्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मतलब इवोल्यूशन में क्या होगा, एक कॉमन एंसेस्टर से अलग 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 जानवर पैदा हुए बच्चों। इसी को बोलते हैं आप डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, एच डी से याद रखना। तो होमोलोगस ऑर्गन्स डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से बनते हैं, मतलब एक एंसेस्टर से अलग अलग क्या होंगे, फंक्शन कराने वाले पार्ट्स तैयार होंगे, जो बनावट में तो सेम है लेकिन फंक्शन में अलग होते हैं। इसके अलावा जो एग्जांपल्स हार्ट के बारे में अगर हम बात करें, अलग अलग वर्टिब्रेट्स में, फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, सब में वही ऑरिकल वेंट्रिकल होते हैं, लेकिन सब में फंक्शन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है बच्चों, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। हम पढ़ेंगे, ये पढ़ भी चुके होंगे आप लोग। ऐसे ब्रेन के बारे में स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन कुछ में फंक्शन अलग होते हैं। सोचने के अलावा और भी काम सोच समझ कर तो हम लोग काम करते हैं ना। और जानवरों में भी तो ब्रेन होता है, वो क्यों सोच समझ नहीं रखते, है ना। उसके बारे में आगे देखेंगे हम। इसके अलावा बच्चों प्लांट्स में थॉर्न्स या टेंड्रिल्स जो होते हैं, ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, ये जो बोगेनविलिया है इसमें, और जो हमारा कुकुरबिटा है इसमें आप टेंड्रिल्स दिख रहे हैं, स्प्रिंग जैसे जो दिखाई देते हैं, ये थॉर्न कांटा, है ना। दोनों ये भी किसके एग्जाम्पल है, होमोलोगस एग्जाम्पल्स है। मतलब बनावट तो वही है, स्ट्रक्चर सेम होते हैं, लेकिन फंक्शन दोनों का अलग है। एक ये वाला थॉर्न जो है ये डिफेंस में इस्तेमाल होता है, लेकिन जो टेंड्रिल होता है ये क्लाइंब करने में इस्तेमाल होता है। बेल जो होती है ना हमारी, बेल जो हमारी दीवार पर दिखाई देती है तारों पर, तो क्लाइंब करने के लिए बच्चों ये हमारे पास टेंड्रिल्स होते हैं इन प्लांट्स में। तो होमोलोगी जो है वो किस पर डिपेंड करती है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पर। इसके अलावा जो बच्चों एनालॉगी है, एनालोगस स्ट्रक्चर्स होते हैं बहुत सारे, वो इसका अपोजिट है। और वो ए से एनालॉगी, सी से कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट दिखाई दे रहा है आपको। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से बनने वाले स्ट्रक्चर्स एनालॉगस स्ट्रक्चर्स होते हैं। मतलब बनावट अलग होगी, फंक्शन सेम होगा। उल्टा आ जाओ, वहां क्या था, बनावट सेम थी, फंक्शन अलग थे। वेल अपना वो स्विम करने में इस्तेमाल करती है, चीता दौड़ने में मदद करता है, दौड़ने में इस्तेमाल करता है अपने हाथों को, पैरों को। इंसान हाथों को पकड़ने में कोई चीज, और पैरों को चलने में कहीं ना कहीं, है ना, या कुचलने में। तो सिमिलर स्ट्रक्चर्स की बात करें या फिर सिमिलर फंक्शंस, ये देखो एनाटॉमिकली सिमिलर नहीं होगा, बनावट सेम नहीं होगी लेकिन फंक्शन सेम हो जाए। बनावट अलग, फंक्शन सेम। बनावट अलग है तो एंसेस्टर भी कौन हो जाएगा, अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस वजह से इसको बोलते हैं आप एनालोगस ऑर्गन्स। और बच्चों इसमें कौन कौन आता है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन, एनालोगस। इसमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं बच्चों वो कौन आते हैं, आई ऑफ ऑक्टोपस, या फिर मैमल की बात हो जाए, या फिर विंग्स ऑफ, हमारे पास यहाँ देखिएगा, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और बर्ड। बटरफ्लाई की विंग्स में हड्डियां होंगी क्या, नहीं हो सकती। बर्ड्स की विंग्स में हड्डियां होंगी, बिल्कुल होंगी सर। तो इन दोनों की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने क्या देखा, हड्डियां हैं एक जगह स्ट्रक्चर, और एक जगह हड्डियां नहीं है, स्केल्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग चीजें होती हैं। तो दोनों लेकिन उड़ने में मदद करते हैं। तो फंक्शन सेम, बनावट अलग, ये हो जाएगा आपका एनालोगस। ऐसे जो फ्लिपर्स होते हैं पेंगुइन्स के, ये डॉल्फिन्स के, डॉल्फिन स्विम करने में यूज करती हैं, और पेंगुइन्स अपना फ्लिपर जो होते हैं वो थोड़ा सा कुछ और काम में इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, वन कैन से दैट जो सिमिलर हैबिटेट होता है, मतलब जो सिमिलर हैबिटेट है, जैसे डॉल्फिन और जो वेल है वो सिमिलर हैबिटेट पानी में है,
तो दोनों जगह जो उसके स्ट्रक्चर्स होंगे वो सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे, हैज रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ सिमिलर एडेप्टिव फीचर्स, है ना, वो बात हो गई। इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बट टुवर्ड्स द सेम फंक्शन, वही बात हो गई। नहीं, पानी में डॉल्फिन भी है और वेल भी है, तो वो इस तरीके से अडेप्ट करते हैं कि वो सेम फंक्शन तैरने में मदद करते हैं उनको दोनों को, उनके जो फोर लिम्स होते हैं, आर्म्स होते हैं। ऐसे ही बच्चों जो स्वीट पोटैटो होता है, शकरकंद, और जो हमारा, सॉरी शकरकंद कह रहा हूं, स्वीट पोटैटो होता है हमारा, और इसके अलावा कौन होता है हमारे पास, पोटैटो। ये जो दोनों हमारे पास है, स्वीट पोटैटो बच्चों रूट होता है, और जो स्टेम का मॉडिफिकेशन है बच्चों वो पोटैटो है। पोटैटो स्टेम है और स्वीट पोटैटो रूट है, दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर लेकिन दोनों का फंक्शन सेम, फूड स्टोर करना। क्या स्टोर करना, दे स्टोर, क्या स्टोर करते हैं बच्चों, ये दे स्टोर फूड। तो इस वजह से बच्चों ये भी किसका एग्जाम्पल है, एनालोगस। तो एनालोगस में विंग्स ऑफ बैट एंड बर्ड, उसके अलावा आई ऑफ ऑक्टोपस, है ना, आई ऑफ ऑक्टोपस, ये मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ मैमल की। इसके अलावा जो फ्लिपर्स होते हैं पेंगुइन्स के, फ्लिपर्स और डॉल्फिन के, वो दोनों अलग काम में यूज होते हैं। इसके अलावा बच्चों हमने पोटैटो और स्वीट पोटैटो, ये तीन चार एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है इससे सवाल आ जाए इस बार। इसके अलावा बच्चों जब हम बात करते हैं ना अपनी इंसान की बॉडी की, तो हम मॉलिक्यूलर बेसिस में ये देखेंगे, देखते ही हैं कि जो बॉडी में आरएनए होता है, आरएनए से बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स, ठीक है। अब जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन हमारा एंजाइम भी बनाता है, प्रोटीन हमारे हार्मोन्स भी बनाता है, प्रोटीन हमारे मसल्स भी बनाता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, लेकिन कराने वाला सेम, है ना, सेम एंसेस्टर लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करा रहा है। तो वो देखो यहाँ अल्फाज पढ़िए कि इन द सेम लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट तो नहीं हो रही, कि सिमिलैरिटीज हमें प्रोटीन्स में भी देखने को मिलती है, प्रोटीन को बनाने वाले जीन्स में भी देखने को मिलती है, कि एक पर्टिकुलर फंक्शन कराने वाले एक पर्टिकुलर जीन्स होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं एक जीन है आर, तो वो जीन अगर कलर को क्या कर रहा है कंट्रोल, तो हर जानवर में वो कलर को ही कंट्रोल करेगा, ये बताना चाह रहे हैं, अल्फाज याद रखिएगा। इसको आप बोलते हैं बायोकेमिकल सिमिलैरिटी, ठीक है। और जिसमें ये बायोकेमिकल सिमिलैरिटी मतलब हुआ, अगर मेरी बॉडी में जीन सेम काम कर रहा है और बैक्टीरिया में भी वही जीन बच्चों सेम काम कर रहा है, तो याद रखना अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन मैं और मेरा जो बैक्टीरिया है, ई कोलाई मान लो सपोज, हम दोनों का क्या है, एंसेस्टर कॉमन होंगे, तभी हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। इसके अलावा कह रहे हैं कि मैन जो है उसने बहुत सारे जानवरों को पाला, खाया पिया सब कुछ किया, खाया पाला, प्लांट्स को भी पाला, एनिमल्स को भी पाला, एग्रीकल्चर के लिए, फ्लावर के लिए, अपने स्पोर्ट्स में गाय भैंस बैल को घोड़े को दौड़ाया, या फिर सिक्योरिटी के लिए डॉग्स होते हैं हमारे पास। अच्छा, मैन ने डोमेस्टिकेट किए बहुत सारे क्रॉप्स भी, बहुत सारे जंगली जानवर भी, और अलग अलग जानवरों में क्या कराई बच्चों, क्रॉसिंग भी कराई। कभी वुल्फ, वुल्फ को फॉक्स के साथ क्रॉस कराया, उनको ब्रीड बनाई, और ब्रीड बनाने का नाम था वो क्या था, डॉग था। तो कुत्ता जो बनाया वो मानते हैं लोमड़ी और भेड़िए से मिलकर बनाया गया एक कुत्ता, ठीक है। अच्छा, ये भी आर्ग्यू किया जाता है कि जब 100 साल के अंदर मैन ने अलग अलग क्रॉसेस कराए, हम भी आज भी कराते हैं बहुत सारी चीजें, कि हमने टाइगर को लायन के साथ मिलाया, लाइगर बनाया, ऐसे अलग अलग जानवरों को हमने कई पिछले 100 साल में किया है, तो क्यों ना नेचर नहीं कर सकता ऐसा, क्या हमने भी तो नेचर से ही सीखा ये करना। तो ये कह रहे हैं कि क्या अगर यही चीज जो हम कर रहे हैं न्यू ब्रीड बनाने के लिए, कुड नॉट नेचर हैव डन सेम थिंग मिलियंस ऑफ साल में, जो हम देख नहीं पाए, है ना। तो कह रहे हैं कि ये बताइए कि गलत बात है ये जो हम इवोल्यूशन के एविडेंसेस दे रहे हैं, नहीं ना। तो ये बात हो गई बच्चों। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बच्चों देखा गया इंग्लैंड में। इंग्लैंड में 1850 से पहले इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं आया था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं आया था, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा नहीं थी उस जमाने से पहले, 1850 से पहले। तो मॉथ बच्चों, मॉथ एक आर्थ्रोपोडा जो हम फाइलम पढ़ते हैं ना एनिमल किंगडम में, तो मॉथ हमारा बटरफ्लाई जैसा ही होता है, लेकिन जो मॉथ है, मॉथ अपने जो बटरफ्लाई विंग्स ऊपर करके बैठती है, मॉथ नीचे बिठा कर बैठता है। बटरफ्लाई बच्चों कलर्ड होती है, बहुत ज्यादा कलरफुल होती है कि नहीं होती है, बटरफ्लाई कलरफुल होती है बहुत ज्यादा, लेकिन मॉथ डल कलर के होते हैं, येलोइश कलर होगा, ब्राउनिश कलर होगा, इस तरीके के मॉथ्स होते हैं। तो क्या देखा जाता है बच्चों, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो व्हाइट कलर वाले मॉथ थे, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, ये व्हाइट कलर वालों की इनकी बात हो रही है, ये ज्यादा थे और ये ब्राउन वाले कम थे। क्यों थे, तो व्हाइट वाले ज्यादा थे और डार्क पिंक वाले कम थे। डार्क पिंक को आप मेलेनाइज भी बोलते हैं, मेलेनाइज मतलब मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है बच्चों, उसकी वजह से डार्कनेस, हमारी स्किन में भी मेलानिन होता है, जो डार्क स्किन के लोग होते हैं उनमें मेलानिन की मात्रा ज्यादा होती है ना। तो वही बात है यहाँ पर कि हावेवर जब क्या देखा गया,
कलेक्शन किया गया आफ्टर किसके बाद? इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, 1920 की बात है ये। तो क्या देखे, अरे उल्टा हो गया है तो भैया, डार्क विंग वाले ज्यादा देखने को मिले बच्चों मौत, और व्हाइट विंग वाले वही सेम एरिया में उल्टा हो गया, ये चीज रिवर्स हो गई। ये क्यों हुआ भैया? ये भी देखिए क्यों हुआ। तो एक्सप्लेनेशन क्या थी बच्चों? वो ये थी कि ऑब्जर्वेशन ये किया गया, जो प्रीडेटर्स होते हैं, जो बर्ड्स होती हैं जो इन मौत को खाती हैं, तो क्या देखा गया, प्रीडेटर जो था वो स्पॉट कर पा रहा था मौत को कंट्रास्टिंग बैकग्राउंड में। कंट्रास्टिंग मतलब डिफरेंट होता है, मतलब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले थे पेड़, उस पर ना पॉल्यूशन नहीं था उस वक्त, इंडस्ट्रीज की वजह से हवा में पॉल्यूशन नहीं था, तो पेड़ की जो बार्क होती है उस पर भी कोई ज्यादा पॉल्यूशन नहीं था। तो यहाँ पर बच्चों व्हाइट कलर का लाइकेन ग्रो करता था इस पर। क्या ग्रो करता था अभी आगे आएगा, याद रखना। तो क्या था कि ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड जो ट्री ट्रंक्स थी वो डार्क, अच्छा ड्यूरिंग पोस्ट, अच्छा बाद की बात हो रही है, पोस्ट मतलब बाद की। तो ट्री ट्रंक्स क्या हो गई, डार्क हो गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो उससे धुआं निकला, जो कचरा था, वो सब हमारे पेड़ों को बर्बाद करता गया। हो ही रहा है, इंडस्ट्री से बर्बाद हो रहे हैं हमारे बहुत सारे शहर, आप जानते हैं, है ना? आप भी देखिए अपनी लोकेलिटी में। अब इस कंडीशन में क्या था, अगर वो डार्क कलर का हो गया, है ना, डार्क, तो क्या उस पे जो डार्क वाला हिस्सा है उस पे व्हाइट मौत आसानी से दिखेगा? नहीं, अलग ही कंट्रास्ट दिखेगा, काले पर सफेद हिस्सा अलग ही दिखाई देगा। तो जो बर्ड्स थी, जो प्रीडेटर्स थे, वो व्हाइट वालों को खा रहे थे बहुत ज्यादा, है ना? जब व्हाइट वालों को खाएंगे तो क्या दुनिया में उनका नंबर कम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और डार्क वाले काले कलर पे दिखेंगे नहीं, तो उनका नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। तो नेचर किसको सेलेक्ट करेगा? जो उस कंडीशन में, शिकारी होने की कंडीशन में सरवाइव कर जाए, वो नेचर उसको सेलेक्ट करेगा। यहां देखो क्या बोल रहे हैं कि व्हाइट विंग मॉथ जो थे डिड नॉट सरवाइव ड्यू टू प्रीडेटर। डार्क विंग वाले जो थे वो क्या हो गए, सरवाइव कर पाए। वाई? वो आपको मालूम है, अभी मैंने बताया। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या था, थिक ग्रोथ थी व्हाइट कलर के लाइकिन की बच्चों, ट्री के ऊपर। और इस बैकग्राउंड में व्हाइट वाले मॉथ जो थे वो सरवाइव ज्यादा कर पा रहे थे रादर देन किसके, डार्क वालों के। तो डार्क वालों की मात्रा पहले कम थी, ठीक है। तो डू यू नो दैट लाइकेंस जो होते हैं वो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का इंडिकेटर भी है, कि लाइकेंस पॉल्यूटेड जगह पर बिल्कुल नाराज हो जाते हैं। जहां पॉल्यूशन करोगे लाइकेंस बोलते हैं अलविदा, खुदा हाफिज, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। आगे, दे विल नॉट ग्रो इन एरिया दैट आर पॉल्यूटेड। अभी मैंने आपको बताया, हेंस मॉथ दैट वर एबल टू कैमोफ्लाज, जो मतलब ढल गए उस काले कलर में, जो ब्राउन कलर वाले मॉथ थे वो ढल गए, तो उन्होंने अपने आप को हाइड कर लिया, तो चिड़िया उनको देख नहीं पाई, बहुत ज्यादा नहीं खा पाई, ठीक है, बैकग्राउंड में तो सरवाइव कर गए। दिस अंडरस्टैंडिंग ने हमें क्या सपोर्ट किया, ये फैक्ट किया कि भाई जो एरियाज जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, जो गांव वाले एरिया से, रूरल एरियाज, वहां पर अभी भी जो मिलानिक मौत थे उनका मात्रा कम था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो एनवायरनमेंट बदला, वेरिएशन आए, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। फिट कौन था यहाँ पर, व्हाइट वाला नहीं था। कौन था बच्चों? हाँ, ब्राउन वाला था। दिस शोज दैट जो मिक्स पॉपुलेशन थी, दोज दैट कैन बेटर अडेप्ट, सर्वाइव एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज, ये चीज याद है। और एक अल्फाज और, कि कभी भी जो वेरिएंट होता है ना, जैसे व्हाइट वाला या कोई भी हो, कभी भी पूरा वेरिएंट दुनिया से खत्म नहीं होता है, ये अल्फाज आपको मालूम होना चाहिए। मतलब इस हिसाब से तो जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ हो सकता है दुनिया में हो। ऐसे बच्चों जानवर देखने को मिले थे अभी, जो आपका कोविड के बाद जो लॉकडाउन लगा था, कुछ ऐसे जानवर भी देखने को मिल गए जो समझ रहे थे लोग एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ऐसे जानवर देखने को मिले, आप सर्च कीजिएगा, गूगल कीजिएगा। इसके अलावा बच्चों एक आता है इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक, ये तो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो गया। तीसरा जो चौथा एविडेंस है, सॉरी, वो है आपका, देख लीजिएगा, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, इंसान की हरकत की वजह से। ये लास्ट टॉपिक है आज का बच्चों। तो जो हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, गधा साइड, घोड़ा साइड, ये सब जो हम साइड यूज करते हैं बच्चों, ये जो इंसेक्टिसाइड, ये साइड्स जो होते हैं बच्चों, ये हमारे जो वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स को, अनवांटेड प्लांट वाले जो वीड्स होते हैं बच्चों, उनको खा जाते हैं, उनको मार देते हैं, ठीक है। पेस्टिसाइड्स को खत्म कर देते हैं, कीड़ों को मार देते हैं, ठीक है, याद रखना, पेस्टिसाइड्स और प्लांट्स को मार देते हैं। तो क्या देखा गया, बहुत सारी स्पीशीज, जैसे हम अपने घरों में ऑल आउट लगा देते हैं, तो क्या देखते हैं हम कि मच्छर मर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मच्छर भी होते हैं जो कुछ तूफानी लोग होते हैं, खतरों के खिलाड़ी, आपको उस ऑल आउट पर ही बैठा हुआ मिल जाएगा। क्यों? अगली लाइन, सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज। रेजिस्टेंट होता है वो उसको अपोज करता है, कि वो कहता है मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो मतलब नेचर किसको सेलेक्ट करेगा, जो ऑल आउट वाली कंडीशन में सरवाइव करेगा या मर जाएगा? सर्वाइव, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना।
तो वही बात है कि मच लेसर टाइम में ये चीज हो रही है। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर माइक्रोब्स जो हम ग्रो करते हैं, जिन पर हम अपनी एंटीबायोटिक डालते हैं। पता है बच्चों, अगर हम मान लो ऐसी बीमारियां हैं हमारे पास, जैसे टीबी की अगर मैं बताऊं, तो टीबी की एक ऐसी बीमारी है कि डॉक्टर लोग बड़ा सख्ती के साथ पेशेंट से बोलते हैं दवा इसी टाइम खानी है। अगर तुमने छोड़ दी तो क्या होगा, तुम्हारा बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाएगा और उस पर वो दवा काम नहीं करेगी, क्योंकि छोटे ऑर्गेनिज्म सिंपल होते हैं और इनमें जल्दी क्या होता है, वेरिएशन आता है, इवोल्यूशन जल्दी होता है। अल्फाज याद रखना, ठीक है। तो जो ड्रग्स होती है, जो हम दवा यूज करते हैं सेल्स पर, वो फिर काम नहीं करेगी, इवोल्यूशन हो जाएगा, उससे दिक्कत होगी। हेंस रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आर अपियरिंग इन अ टाइम स्केल ऑफ मंथ और ईयर, ना कि सेंचुरीज में। कई सौ साल नहीं लग रहा है, कुछ पर्टिकुलर मंथ और साल में ही आए जा रहे हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन बाई एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। दिस इज ऑल्सो टेल्स अस दैट जो इवोल्यूशन है वो एक नॉट एक डायरेक्टेड फिनोमिना नहीं है बच्चों के। इवोल्यूशन जो है वो सीधा सीधा एक लाइन है कि भाई गधे के बाद घोड़ा बनेगा, घोड़े के बाद हाथी, हाथी, नहीं नहीं नहीं, डायरेक्टेड नहीं है। ये क्या है बच्चों, इसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि इसके बाद यही बनेगा, नहीं। क्या है ये, स्टोकेस्टिक, चांस। स्टोकेस्टिक का मतलब होता है चांस। ये एक चांस प्रोसेस है। इसके ऊपर मतलब एक चांस इवेंट है, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि अगर बहुत ज्यादा बदलाव आएंगे दुनिया में तो वही बात है। अब मैंने ऑल आउट लगाई, ये तो एक प्रोबेबिलिटी वाली बात है ना कि कोई जिंदा रहेगा, कौन जिंदा रहेगा, है ना। तो याद रखना ये चांस इवेंट होता है नेचर में, और चांस म्यूटेशन भी होता है ऑर्गेनिज्म में। कि कौन दुनिया में रहेगा ये बस चांसेस होते हैं कि ऊपर वाला जिसको रखना चाहे। हमारे जैसे मुस्लिम्स में क्या कहते हैं, अल्लाह जिसको चाहता है उसको रखता है दुनिया में, और जिसको चाहता है उठा लेता है, बुला लेता है। ठीक है। तो बच्चों आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगली क्लास में हम मिलेंगे व्हाट इज अडेप्टिव रेडिएशंस के साथ। उसके बाद हम मिलेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ये हम अगले दो टॉपिक्स अगली क्लास में कवर करेंगे बच्चों। उसके बाद फिर आगे का देखा जाएगा, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। और बच्चों एनसीईआरटी सीरीज आपको पता ही है हम एनसीईआरटी क्यों इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं, है ना। चलिए तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज।